Hello everyone, let's start our today's discussion. I hope you all remember कि previous classes में हम motivation के chapter पर discussion कर रहे थे. I think हमारी इस chapter पर 3 classes हो चुकी हैं. आज इस chapter को मजीद आगे बढ़ाएंगे, बस अब इसको almost completion की तरफ ले जाएंगे. मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी कहा था कि ऑन एवरेज एक चैप्टर जो है वो 5 to 6 क्लासेस लेता है, जिसमें हम उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाते हैं, साथ में बुक रीडिंग भी कर लेते हैं और फिर उसका जो रेलेवेंट प्रैक्टिस मटेरियल है वो भी देखते जाते हैं. आज की क्लास की डिटेल में जाने से पहले क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है और फिर आज की क्लास की डिटेल में जाएंगे. देखिए बेटा, हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि मोटिवेशन होती क्या है. तो याद करें, मैंने कहा था कि मोटिवेशन चेंज इन बिहेवियर है, हमारे बिहेवियर का बदलाव है. और बिहेवियर में चेंज कब आता है? जब कोई नीड होती है, कोई रीजन होता है. इसको बुक ने कैसे डिफाइन किया कि भाई मोटिवेशन क्या है? इट इज द रीजन, इट इज द कॉज ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग. हम जो भी कर रहे हैं उसका रीजन, उसका कॉज असल में क्या है? मोटिवेशन है. भाई आप अभी यहां आकर बैठे हो, पढ़ रहे हो, कोई तो मोटिवेशन होगी, जिसे मैं अच्छे अल्फाज में बोलूं ड्राइविंग फोर्स. वो फोर्स जो मुझे क्या कर रही है? ड्राइव कर रही है कोई भी काम करने के लिए. चाहे वो मुझे ड्रेसिंग करने के लिए फोर्स कर रही हो, चाहे वो मुझे एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स कर रही हो, चाहे वो मुझे पढ़ाई करने के लिए फोर्स कर रही हो. द ड्राइविंग फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज मोटिवेशन. सर, क्या इस मोटिवेशन को समझना जरूरी है या नहीं है? तो बोला बहुत जरूरी है, और इसके 2 रीजन है. हम तमाम लोगों ने, एक तो हमें अपने आप को मोटिवेट करना है. आज आप लोग स्टूडेंट हो, तो एज अ स्टूडेंट आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि आप पढ़ाई कर लो. हमें एज ए टीचर अपने आप को मोटिवेट करना है कि हम काम करें. कल आप आगे आ जाओगे, बिजनेस में आ जाओगे, जॉब में आ जाओगे, तो अपना काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है. ऐसा है. कल आपके नीचे लोग होंगे, कल आपके नीचे लोग होंगे, तो उन लोगों को काम के लिए मैनेज करना, ये भी तो मोटिवेशन है कि भाई वो लोग खुशी से काम करें, वो लोग खुशी से काम करें. तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ऐसा वर्कर जो मोटिवेटेड होगा उसका फायदा क्या है? सोचो, उसका क्या फायदा है? एक मोटिवेटेड वर्कर ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, एक्सीडेंट्स कम करेगा, गलतियां कम करेगा, छुट्टी नहीं करेगा, छोड़कर नहीं जाएगा. ये सब कमाल है किसके? एक मोटिवेटेड वर्कर के. बेटा आप सोचो, आप अपनी पढ़ाई में आज मोटिवेटेड हो जाओ तो 90 नंबर लाना या 95 नंबर लाना, ये तो सिर्फ नंबर है भाई, इनकी कोई वैल्यू नहीं है. इंसान मोटिवेटेड हो जाए तो छोटी चीज है. आज तक का सफर भी तो जिंदगी का गुजारा, 12 जमातें भी तो पास करी आज तक. मोटिवेशन थी तभी तो हुई, अगर ना होती तो कैसे होती? अगर मोटिवेशन ना होती, रीजन ना होता, कॉज ना होता, तो कैसे होता? देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स जो हमें सुबह देखिए, भाई चलो काम पर लगना है, पढ़ाई करनी है. ओके, तो बेटा ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है. और जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो इस पर बहुत सारे राइटर्स हैं. 3 राइटर्स हैं जिन पर हम बात कर रहे थे. पहला राइटर कौन था? इब्राहिम मैस्लो. इब्राहिम मैस्लो ने हमें दी एक हिरार्की, लेवल्स. इन लेवल्स के जरिए उसने कहा इंसान क्रॉस होता है और ये इंसान की जरूरियात है, इनको आइडेंटिफाई करो. इंसान की जिंदगी की सबसे पहली जरूरत फिजियोलॉजिकल नीड. हम तमाम लोग जिंदगी में जो सबसे पहली बार काम करते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड के लिए, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. लेकिन क्या सारी जिंदगी यही नीड रहेगी? नहीं. जैसे ये पूरी हो जाती है, बड़ा सिंपल मिसाल है, बड़ा सिंपल फिनोमेना है. बेटा जैसे ही एक बंदा समझो भूखा है, उसको आपने एक रोटी दी, जब वो आधी खाएगा तो पेट भर जाएगा थोड़ा, फौरन से उसके दिल में क्या आएगा कि इस आधी को कल के लिए बचा लूं. कौन सी नीड जाग जाती है? सिक्योरिटी नीड. ह्यूमन बिहेवियर है. जैसी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, सेफ्टी, ये नीड आ गई. जैसे ये पूरी होगी, सोशल नीड, एफिलिएट होना, लोगों के साथ जुड़ना, कनेक्ट होना, सोशल नीड. जैसे ये पूरी होगी, सेल्फ एस्टीम, ईगो, टू बी नंबर 1, टू बी सुपीरियर,
इंसान की जरूरत है। और जैसे ये पूरी हो जाती है बेटा, तो फिर एक इंसान आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट वर्किंग फॉर मनी, नॉट वर्किंग फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट वर्किंग फॉर ओन हैप्पीनेस। मजा आ रहा है काम करने में। याद ये बात हुई थी। फिर इब्राहिम मैस्लो के क्रिटिसिज्म, इब्राहिम मैस्लो ने कहा कि इंसान इस लेवल से गुजरता है, जबकि जरूरी नहीं कि हर इंसान इन लेवल से गुजरे। कुछ लोग डायरेक्टली जंप करके किसी लेवल पर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों के लिए उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है। देखा है, कुछ लोगों के लिए उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, बेशक उनकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही होती, हो सकता है। फिर मैस्लो ने कहा इंसान एक वक्त पर एक नीड पूरी करता है, ये भी गलत है। हो सकता है इंसान एक वक्त पर पैरेलल बहुत सारी नीड्स को पूरा कर रहा हूं। अगर मैं यहां खड़े होकर पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो, मुझे मजा भी आता हो सकता है ना। हो सकता है मेरी फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो रही हो, मुझे पैसे कमाने, भाई खाना पीना भी तो है, खर्चा भी तो पूरा करना है। हो सकता है मेरी ईगो नीड, सेल्फ एस्टीम, ये भी पूरी होती है। ये सब इंसान की क्या है बोलो, नीड है ना। यादें बात हुई थी मैस्लो पर। फिर इसके बाद मेरा फेवरेट राइटर हर्ट्सबर्ग, वेरी गुड राइटर। दो बातें, हाइजीन फैक्टर्स, मोटिवेटर्स। हम अपनी ज्यादातर जिंदगी किसके पीछे लगा देते हैं? हाइजीन फैक्टर्स के पीछे। किसके पीछे? हाइजीन फैक्टर के पीछे। बेटा आज हम में से ज्यादातर लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते? आज मैं आपको दो ऑप्शन दे दूं, पाकिस्तान में रह लो, यूएस में रह लो। 90% लोग, 90 भी शायद गलत बोल रहा हूं, 99% लोग यूएस। ऐसा ही है भाई। लेकिन वो यूएस जा क्यों नहीं पा रहे? शायद रिसोर्सेज नहीं है, काम नहीं है। हमारा एक दोस्त था, उसका सारा काम ऑनलाइन हो गया, पैसा भी उसके पास बहुत आ गया, बोला यूएस जाता हूं। यूएस गया, रहने लगा, 6 महीने रहा, 6 महीने बाद वापस आ गया। बोला यार मजा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? मजा नहीं आ रहा। हमने कहा भाई लोगों को पाकिस्तान में मजा नहीं आता, तुझे यूएस में मजा नहीं आ रहा। उसने कहा उसकी वजह असल में ये कि मैं यूएस में जाके कोई काम नहीं कर रहा था, सेठ आदमी था, ऑनलाइन था, थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर लेता था, बाकी पैसा बहुत था। जब वो काम नहीं कर रहा था यूएस में, तो यूएस में उसके वहां मोटिवेटर नहीं थे। अच्छा यहाँ उसका बिजनेस था पूरा, लेकिन बिजनेस ऐसा था कि वो जाता तो था नहीं, खुद ही ऑटो चल रहा था, लेकिन फिर भी वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व तो हो सकता था ना एट सम लेवल। तो वो चीज उसकी लाइफ में क्या क्रिएट कर रही थी? मोटिवेटर। तो उससे बड़ी अच्छी बात बोली, बोला वेस्ट थोड़े दिन बाद ये साफ रोड यूएस के, सफाई सुथराई, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसकी वैल्यू, आपकी लाइफ आपको बोरिंग लगने लगती है। गेम को समझो। हम ज्यादातर अपनी जिंदगी में क्या ढूंढ रहे होते हैं? हाइजीन फैक्टर्स, जबकि हकीकत ये कि उनमें मोटिवेशन किसमें है? मोटिवेटर में। व्हाट इज मोटिवेटर? लर्निंग, चैलेंजिंग जॉब, इनोवेशन, ग्रोथ, ये है मोटिवेटर। मोटिवेटर हाइजीन फैक्टर, एसी चल रहा हो, कुर्सियां हो, ये हाइजीन फैक्टर है। हाँ ये नहीं होंगे तो डीमोटिवेशन है। जैसे कभी कभार कराची की रोडों पे गुजरते हुए दिल छोटा हो जाता है कि यार क्या मैं किधर रह रहा हूं, डीमोटिवेशन आती है। लेकिन काम है तो मोटिवेटर है, काम है तो मोटिवेटर है ना। नहीं समझ आती बात? भाई हम तो दुनिया में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, ऑनलाइन का दौर है। ये है फिजिकल टीचिंग। 250 बच्चे इनरोल्ड हैं, 50 सामने बैठे होते हैं, बाकी घर पे बैठे। रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे। सर अभी हम किसी को डांटो भाई तुम क्यों नहीं आए, बोला सर मैंने पढ़ लिया रिकॉर्डिंग से, मैं आपसे आगे चल रहा हूं 2 चैप्टर। झूठ नहीं, सच बोल रहा होता है, झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन पॉइंट ये कि अब हमारा काम तो ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन हो गया तो कहीं और जाके ना रह लें, क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन होता क्या है कि जब आप कहीं और जाकर रहते हो तो आपको मजा, ये सोशल सर्कल, ये सोशल लाइफ की एक आदत हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देर आर हाइजीन फैक्टर्स एंड देर आर मोटिवेटर्स। लेकिन असल बात क्या है कि हम सारी जिंदगी भागते किसके पीछे? हाइजीन के। और जब मिल जाता है तो क्या पता चलता है कि भाई मैं तो भागी गलत चीज के पीछे रहा था, मैं तो भागी गलत चीज। जैसे मुझे पर्सनली, हाँ कोई मुझे बोले यार पाकिस्तान की, मैं बोलूंगा यार अच्छी नहीं है सब है, लेकिन मुझे पर्सनली बाहर रहना
इतना फैसिनेटेड नहीं करता मुझे ऐसा, यार बाहर रह लूं तो ये नहीं, मुझे लगता है बोरिंग हो जाएगी जिंदगी। यहाँ कुछ तो दोस्त यार हैं, कुछ तो फन होता है, वहां कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो सेम मैं आपको जिंदगी पर रख के बता रहा हूं, दैट सेम थिंग अप्लाइज ऑन द जॉब, दैट सेम थिंग अप्लाइज ऑन द, हम अपने इंप्लॉई को क्या दे रहे होते हैं? हाइजीन फैक्टर, सैलरी दे दो, अच्छी कुर्सी दे दो, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दे दो, जबकि वो चीज उसे मोटिवेट नहीं करेगी। असल मोटिवेट उसे क्या करेंगे? एंड व्हाट आर द मोटिवेटर्स? ग्रोथ, इनोवेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट। भाई मैंने तो आपको कहा था ना कि आप अपने इसी से क्वालिफाई करके किसी कंपनी में लग जाओ, ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी बच्चा मरता है फर्म में जाने के लिए, क्योंकि फर्म में लर्निंग है, ऑडिट फर्म्स में लर्निंग है ना। याद है सब बातें हुई थी भाई। फिर एक और राइटर पढ़ा था जिसका क्या नाम था? मिक ग्रेगर। मिक ग्रेगर की भी बड़ी अजीब थ्योरी थी। इन्होंने क्या कहा था भाई, याद दिलाएंगे? मिक ग्रेगर भाई ने हमें क्या बोला बेटा? इसने कहा कि एक वर्कर की मोटिवेशन में बहुत बड़ा रोल इस चीज का है कि उसका मैनेजर उससे किस तरह डील कर रहा है। बात को गौर से सुनना, और ये बड़ी सही बात है। मैं सिर्फ मैनेजर्स पे नहीं बोलता, मैं तो कहता हूं बच्चे की मोटिवेशन में बहुत बड़ा रोल इस बात का है कि उसके माँ बाप और उसके टीचर उससे किस तरह डील कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपके माँ बाप आपको स्पेस दे रहे हैं, सो दैट इज थ्योरी वाई। और अगर आपकी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं तो दैट इज थ्योरी एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात ही नहीं है कि अच्छी थ्योरी कौन सी और बुरी थ्योरी कौन सी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। बेटा जब आप छोटे होते हो तो आपके माँ बाप आपके साथ किस थ्योरी से चलते हैं? थ्योरी एक्स। बेटा ये करो, ये ना करो, बच्चे हो आप। लेकिन बेटा जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो कितनी बार माँ बाप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इत्तेफाक से हमारा बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया है तो थ्योरी भाई उसको उसका डिसीजन लेने दो यार। बेटा ये क्यों? अरे भाई मर्जी उसको, खाने दो उसको, जाना है उसे जाने, उसकी जिंदगी को कंट्रोल क्यों कर रहे हो? अब वो बड़ा हो गया। और अपने तो ये ईस्टर्न कल्चर में तो बहुत है, शादी के बाद भी अभी वो श्योर हो गया, ये नहीं मानते मानते बेटा है मेरा। अरे स्पेस दे दो उसे। थ्योरी वाई, स्पेस दो। लोग अच्छे डिसीजन लेंगे व्हेन यू विल गिव देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, when you will give them the authority. Same thing applies on the organization, on the employees. There is theory X, micromanagement, ये करो ये ना करो, carrot and stick style. There is theory X, and then there is theory Y. Give them the responsibility, give them the authority. और इन दोनों थ्योरी के पीछे फर्क है, बेसिक असम्पशन। थ्योरी एक्स की असम्पशन क्या है? कि वर्कर को काम करना ही नहीं है। वर्कर को काम करना ही नहीं, इसे कैरेट और स्टिक। कैरेट क्या है? रिवॉर्ड, और स्टिक क्या है? पनिशमेंट। वर्कर को काम करना ही नहीं। ये कौन सी थ्योरी है? थ्योरी एक्स। थ्योरी वाई क्या है? जितना काम आपको करना है उतना वर्कर को भी करना है। आप गलत क्यों सोच रहे हो? उसको अथॉरिटी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, स्पेस दो, वो काम करेगा। उसे काम मोटिवेट करता है। ये बात हुई थी, याद है? बोलो भाई। अब बेटा आज इस थ्योरी की एप्लीकेशन, ऑलमोस्ट ये सारी बातें हो चुकी थी। अब आज इस थ्योरी को क्लोज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फिर इस चैप्टर की थ्योरीज खत्म, फिर बस जनरल डिस्कशन है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं, आप लोगों को पहले से बता दूं, सर क्या ये थ्योरीज याद करनी होंगी? यस, याद होनी चाहिए। लेकिन याद से मुराद, मेरा मानना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इट्स सो सिंपल यार। मैंने इतनी कोशिश करी कि जिंदगी से रिलेट करके पढ़ा दूं, कि मेरा ये मानना है जिंदगी में आपको किताब नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े। आपको कोई बोले यार थ्योरी एक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैरेट एंड स्टिक स्टाइल है, जिसमें वर्कर को काम पसंद नहीं है। और थ्योरी वाई थोड़ा ओपन स्टाइल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला स्टाइल। डन बेटा। थ्योरी एक्स इज नेसेसरी फॉर सम सर्कमस्टांसेस। बेटा जब आपके सबऑर्डिनेट्स जूनियर होते हैं, या इवन जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो भी थ्योरी एक्स लगानी होती है। भाई बहुत नेसेसरी सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी है, अब मैं सबके ओपिनियन नहीं ले सकता, उस वक्त हमें खुद डिसीजन लेना पड़ता है। देयर आर सम सिचुएशंस वेयर थ्योरी एक्स में बी
more suitable, such as in a factory environment or a workplace where strict compliance with standard procedures is essential. Are you getting my point? Similarly, theory Y effective as a management style. सर ऊपर आप बोल रहे हो थ्योरी एक्स अच्छी है, इधर आप बोल रहे हो थ्योरी वाई अच्छी है, पागल हो गए हो? दोनों अच्छी हैं. इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हालात पर डिपेंड करता है. बहुत अर्जेंट सिचुएशंस हैं, थ्योरी वाई नहीं लगा सकते, थ्योरी एक्स लगानी होगी. समझो बॉर्डर पे वॉर हो रही है, अब सबसे बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अथॉरिटी दो, ये नहीं. उस वक्त थ्योरी एक्स डिक्टेटरशिप एक पावर से काम होगा. लेकिन हाँ, नॉर्मल मैनेजमेंट सिचुएशन में थ्योरी वाई अच्छी होती. व्हेन वी आर डीलिंग विद मैच्योर पीपल, थ्योरी वाई अच्छी. बोलो भाई. देखो, थ्योरी वाई मैनेजर्स आर डेमोक्रेटिक इन अप्रोच एंड विल कंसल्ट विद देयर subordinates and encourage participation in decision making. McGregor suggested that in most circumstances theory Y is better. somehow सही बात है बेटा. एक आम इंसान स्पेस चाहता है. खुदा ने इंसान को आजाद बनाया है. खुदा ने इंसान को आजाद बनाया, कैदी नहीं बनाया. तो ज्यादातर सिचुएशंस में थ्योरी वाई अच्छी होती है. हाँ, कोई नेसेसरी सिचुएशन है या जो वर्कर बहुत इमेच्योर है, तब आप थ्योरी एक्स लगा लो तो अलग बात है. वरना नॉर्मली जो बेहतर स्टाइल है वो थ्योरी वाई है. टू मैनेजमेंट बिकॉज इट विल मोटिवेट एम्प्लॉइज एंड हेल्प देम टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा बेटा, अब देखो, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई टू एक्सट्रीम व्यूज. ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिकली हम ये एक्सट्रीम व्यूज लेकर ना चल रहे हो, बल्कि हम मिक्स एंड मैच अप्रोच से चलते हैं. व्हाट इज मिक्स एंड मैच? कभी थ्योरी एक्स, कभी थ्योरी वाई, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कभी ऑर्डर दे दिया. प्रैक्टिकली हम थोड़ा मिक्स एंड मैच करके चलते हैं, एक्सट्रीम व्यूज के साथ नहीं चलते. Theory X and theory Y's are extreme views and individual managers are likely to have opinion somewhere between them. The practical value of McGregor idea is that they encourage managers to think about how they manage their subordinates and the possible implications of their management style. देखो बेटा, एक बात मैं आपको समझाऊं. हो सकता है कि सारी थ्योरीज 100% करेक्ट ना हो, लेकिन ये सारी थ्योरीज एक मैनेजर को सोचने पर, एनालिसिस करने पर मजबूर कर रही हैं that these things do matter. किस चीज पर फोर्स कर रही है? that these things, your management style matters. आपका मैनेजमेंट स्टाइल मैटर करता है. आप गलत मैनेजमेंट स्टाइल लोगे, आपका वर्कर कभी भी मोटिवेट नहीं होगा. फिर इसी तरह अगर आप हर्ट्जबर्ग की बात करो, मोटिवेटर्स डू मैटर. इब्राहिम मैस्लो की बात करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड डू मैटर्स. बेटा, ये सारी थ्योरीज हमें ट्रेन कर रही है ये बात सोचने पर कि प्रैक्टिकली इन तमाम चीजों की एक बड़ी वैल्यू है. सर, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? कल आप मैनेजर बनोगे, डायरेक्टर बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, आपके नीचे इंसान काम कर रहे होंगे, ह्यूमन बीइंग्स, और उन ह्यूमन बीइंग्स को आपको क्या करना होगा? मोटिवेट करना होगा. तो जो बात मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कोर्स सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं है, इसकी एक बड़ी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है. तुम खुद बहुत टेक्निकली साउंड हो, लेकिन अगर तुम्हारी पीपल मैनेजमेंट खराब है तो तुम कभी भी वो रिजल्ट्स और आउटकम अचीव नहीं कर सकोगे. बेटा, जस्ट थिंक अबाउट इट. कोई भी सिस्टम एक अकेला बंदा नहीं चला सकता. इट्स पीपल, लोग हैं जो इदारा चला रहे हैं, और उन लोगों को आपको खुश रखना है. खुश रखने का मतलब है मोटिवेट करना है. और मोटिवेट कैसे करना है? उनकी नीड्स को पूरी करना है. उनकी नीड्स को, बेटा, कोई भी बंदा इदारे में क्यों आता है? अपनी नीड पूरी कर रहा है ना.
जब तक उसे लग रहा है कि इदारे से मेरी जरूरत पूरी हो रही है वो रुका हुआ है, और जब उसे लगने लगेगा कि अब इदारा मेरी नीड पूरी नहीं कर रहा, छोड़ देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही बेटा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब राइटर्स तो खत्म हो गए, अब एक अदर डिबेट, अब छोटी छोटी चीजें शुरू हुई मोटिवेशन रिलेटेड। बेटा किसी भी जॉब में दो तरह के रिवॉर्ड होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बहुत बेसिक चीज है, आई होप आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा। इंट्रिंसिक और, आप बताओगे मुझे, पता है कुछ? पता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन योर जॉब। और एक्सट्रिंसिक क्या है? आउटसाइड योर जॉब। अच्छा, कुछ हद तक इस बच्चे ने डेफिनेशन वाइज अल्फाजों के हिसाब से सही बोला कि भाई इंट्रिंसिक जो जॉब के अंदर है और एक्सट्रिंसिक जो जॉब के बाहर है। मैं इसको थोड़ा और बेहतर कर देता हूं। इंट्रिंसिक वो है कि जिसको हासिल करने के लिए रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड जो मिल रहा है। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड वो है कि जिसे हासिल करने के लिए मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं किसी पर डिपेंडेंट, टीचिंग करके मुझे खुशी मिलती है, ये क्या है? इंट्रिंसिक है ना। ये खुशी लेने के लिए मैं किसी पर डिपेंडेंट। व्हाट इज इंट्रिंसिक? एक ऐसा रिवॉर्ड which is within the job itself, which is within the job itself. What is extrinsic? अब बाहर से मुराद यहां पर ये होती है कि जिसको अचीव करने के लिए आप दूसरे पर डिपेंडेंट होते हो, जैसे सैलरी। बेटा सैलरी खुद तो नहीं मिलती ना, सैलरी तो इदारा देता है। इंट्रिंसिक, जिसे हासिल करने के लिए मैं किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हूं। सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्या है? इंट्रिंसिक। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक? जो दूसरों से मिल रहा है। इवन मेरा ये मानना है जो फीडबैक है ना, फीडबैक वो भी एक्सट्रिंसिक है। लेकिन हां, फीडबैक से मिलने वाली खुशी वो इंट्रिंसिक है। नहीं समझ आई बात? एक बच्चे ने कहा सर आज आपने कमाल पढ़ाया, उस पर डिपेंडेंट था ना उसके बोलने पर, तो ये क्या है? एक्सट्रिंसिक। लेकिन जब उसने मुझे ये बोला और साथ में 100 रुपए निकाल के दे दिए, तो ये 100 रुपए तो एक्सट्रिंसिक हो गए। लेकिन उसके इस बोलने ने जो मुझे खुशी दे दी, उसके इस बोलने ने जो मुझे, वो खुशी क्या है? वो इंट्रिंसिक है ना। वो क्या है? इंट्रिंसिक है। हमारे एक दोस्त हमेशा बैठते हैं तो बोलते हैं यार तुम लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बोला ये ना सोचो कि तुम सिर्फ पैसे कमा रहे हो। भाई पैसे तो मैं चर्च गांजा बेच के भी कमा सकता था, ड्रग्स बेच के भी कमा सकता था, सिगरेटें बेच के भी कमा सकता था, गाड़ी बेच के भी कमा सकता था। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ मैं इस नस्ल को एजुकेट कर रहा हूं ना। पिछले 15 साल में मिर्चावाला इंस्टीट्यूट ने कितने हजारों बच्चों को एजुकेट कर दिया। उस एजुकेटेड बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगियां, अपनी पूरी फैमिलीज को चेंज कर दिया ना। ये क्या है? ये एक इंट्रिंसिक अचीवमेंट है ना मिर्चावाला की। यानी हम ऐसे बच्चों को जानते, क्योंकि हम वो क्वालिफिकेशन पढ़ाते हैं, हम स्कूल कॉलेज को नहीं पढ़ा रहे, हम इसी से पढ़ा रहे हैं, जिसके बाद बच्चा फौरन काम पर लगता है। अच्छा, बच्चा सबसे ज्यादा अपने किस टीचर को अप्रिशिएट करता है? जो उसका बिल्कुल फाइनल्स का टीचर होता है। यानी हमारा बच्चे के साथ एक बड़ा रिलेशन होता है। ये जो हम मीटअप्स में जाते हैं डिफरेंट जगहों पर, तो बच्चे वाकई में इस तरह मिलते हैं कि जैसे हमने उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाए। और हकीकत में बच्चों की जिंदगी में बड़ा, हम ऐसे बच्चों को जानते हैं जो वाकई में फाइनेंशियली बहुत वीक थे, जिनके अपनी फीसें भरने के पैसे, ये छोड़ दो कि मिर्चा वाला ने उनसे फीस ली या माफ करी, हो सकता है पैसे लेकर पढ़ाया हो, जो भी उस तरह में उसे 1000 गालियां दी हो, लेकिन आज उसकी जिंदगी बदल गई ना मिर्चा वाला की वजह से। वो पास हुआ, क्वालिफाई हुआ, जितनी बड़ी जगह नौकरी कर रहा है। सो व्हाट इज दिस? ये एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है ना। ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है ना। यानी अभी सर सुभान आए हुए थे, उनका बैठा था तो बोला वैसे तुम्हें यकीन नहीं आएगा,
सरसुमान यूएस सिटीजन बने, क्योंकि 8-10 साल पहले गए थे यूएस। बोला मैं तो यूएस घूमने गया था, घूमने गया, वही 6 महीने का स्टे था, उसमें 6 महीने की मैक्सिमम एंट्री होती, मैंने सोचा था 1-2 महीने रहूंगा फिर आ जाऊंगा। उधर रहा, यूएस अच्छा लगने लग गया, बोला यार यहीं रहना है। अब ग्रीन कार्ड के प्रोसेस को ढूंढने लग गए, तो बोला उसमें एक स्टूडेंट मिला, बोला उसने पूरा ग्रीन कार्ड का प्रोसेस मेरा प्रोसेस करा के दिया, मुझे अपने इदारे में एम्प्लॉय रखा। बोला खुद इतना बड़ा सेठ, लेकिन जब मैं उसके साथ होता था तो मेरा बैग अपने हाथ में उठाता था कि नहीं सर आप नहीं उठाओ। तो बोला जी मैं हैरान हो जाता था यार कि मेरा कितना करोड़ों रुपए का काम इसने फ्री में कर दिया, मुझे अपने इदारे में जॉब पे भी रखा, सैलरी भी दे रहा है, काम भी नहीं करने दे रहा, उल्टा सेठ मेरे बैग उठा के। बोला सब लोग उधर परेशान हो जाते थे कि सेठ बैग उठा के क्यों घूम रहा है भाई इनका। तो व्हाट इज दिस? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। कितनी बार ऐसा होता है, हम एयरपोर्ट पे कोई लाइन में खड़े होते हैं एयरलाइन की, कोई स्टूडेंट आ जाता है जो वहां जॉब कर रहा है, वो ठक करके नया काउंटर खुलवाता है, बोला पहले इनका काम करके दो। तो दैट इज, आप बोलते हो यार देखो यार, इट्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक जॉब इटसेल्फ के अंदर क्या है? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है, एक सेटिस्फैक्शन, एक अचीवमेंट, और एक क्या है? व्हाट इज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड? जो हमें दूसरों से मिलता है। यानी मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी ट्रेवल कर रहा हूं तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लगाता। एक तो वजह है कि अभी ऐसी बिला वजह क्यों दिखावा करें, लेकिन शायद ये तो ऐसे दिखावा तो अपन सारे दिन कर रहे हैं, क्या है। लेकिन दूसरी वजह मैं बताऊं, जब ऐसे आप सोशल मीडिया पे हम लगाते हैं ना, फिर उधर आपकी पर्सनल ट्रेवलिंग हो गई खत्म। अब बच्चे उधर आपको पकड़ लेंगे, सर लंच पे चलो, डिनर पे चलो, ये करो वो करो, फिर आप मना करोगे तो वाकई में नाराज हो जाते हैं लोग, यार ये क्या बात है यार, आप आए आप नहीं आ रहे, ये वो। तो फिर आपकी पर्सनल ट्रेवलिंग तो खत्म हो गई। तो कहीं भी मैं जाना तो मैं आई एम ट्रेवलिंग, बस फुल स्टॉप। पॉइंट क्या आ गया? लेकिन अब जब आप लोगों से मिल रहे हो, सो दैट इज गिविंग यू द इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। बेटा कितने बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं जो बिना पैसों के काम कर रहे होते, सो दे आर वर्किंग फॉर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दे दूं, बेटा इंसान की जान, हमारी जिंदगी की क्या कीमत है? 5 लाख रुपए देता हूं, खुदकुशी करोगे? लाइफ की कोई कीमत नहीं है ना, लाइफ की कोई प्राइस। जो सिपाही, जो सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा है मुल्क के लिए, वो किस लिए खड़ा है? पैसों के लिए। यार ग्रो अप यार, तुम्हें लगता है कोई 50,000 रुपए के लिए अपनी जान दे देगा? एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक जज्बा दिलाया जाता है कि तुम मुल्क के लिए लड़ रहे हो, शहीद हो गए, एक लॉयल्टी, एक सॉलिडेरिटी। सो इन एवरी जॉब, in every job there is intrinsic reward and there is extrinsic. What is intrinsic? Within the job itself. And what is extrinsic? Others. आउटसाइड द जॉब से असल में मुराद क्या है? जिसके लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट होते हो। तो देखो, रिवॉर्ड डिपेंड्स ऑन द डिसीजन, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड की बात हो रही है, ऑन डिसीजन ऑफ अनदर पर्सन। क्योंकि एक्सट्रिंसिक के लिए आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक्सट्रिंसिक के लिए आप किस पर डिपेंडेंट हो? दे कम फ्रॉम आउटसाइड द जॉब। जैसे आपकी सैलरी, ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, पेंशन, हर वो चीज जिसे लेने के लिए आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो। मैनेजर देगा तो मिलेगा। और इंट्रिंसिक क्या है? बोला किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, तुम मुझे पैसे नहीं दोगे ना, लेकिन जो खुशी मुझे मिल रही है वो कैसे छीन लोगे? इंट्रिंसिक, विच इज रिवॉर्ड दैट कम्स विद इन द जॉब। बेटा टीचिंग आज शायद बहुत कमर्शियल हो गई है, टीचिंग आज शायद बहुत, वरना टीचिंग तो एक बड़ा होली माने बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन रहा है, आज भी बहुत है। लेकिन पहले तो अगर मैं बात कर लूं तो शायद टीचर्स तो बहुत कम पे, आज भी सरकारी स्कूल के बड़े बड़े टीचर या सरकारी कॉलेजेस में टीचर्स बहुत कम तनख्वाह पर भी काम करते। इट हैज ऑलवेज बीन अ होली प्रोफेशन, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। भाई कहने को तो आप हमारे कस्टमर हो, पैसे दिए और हम वेंडर हैं, सर्विस दे रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन इस कस्टमर वेंडर रिलेशन में एक रिलेशन और भी है,
टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन असल में इंट्रिंसिक फैक्टर है। असल में क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर है विद इन द जॉब इटसेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शायद टीचिंग में पैसे हैं, बिल्कुल है भाई, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन टीचिंग इटसेल्फ प्रोफेशन में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बहुत बड़ा है ना। सक्सेस स्टोरीज, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एप्रिसिएशन, ऐसा है ना। तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स, एस्टीम, स्टेटस, प्राइड इन डूइंग द वर्क, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ चैलेंज। तो बेटा आपको क्या बात समझाई गई कि हर जॉब में एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। हर जॉब में क्या है बेटा? एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है और एक क्या है? एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। हर जॉब में एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है और एक क्या है? व्हाट इज इंट्रिंसिक? विद इन द जॉब इटसेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सर ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब आप समझो, जॉब में आपको रखना है बैलेंस। समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जिन जॉब्स में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ज्यादा है ना, जिन जॉब्स में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ज्यादा है, अगर आप उसमें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड थोड़ा कम भी कर दोगे ना तो चल जाएगा। क्या मतलब हुआ बेटा? एक ऐसी जॉब जिसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेटिस्फेक्शन, एप्रिसिएशन, गुड फीलिंग, ये बहुत ज्यादा है, तो उन जॉब्स में शायद फिर आप लड़के को थोड़े कम पैसे दे दोगे ना तो भी वो चलेगा, क्योंकि उस जॉब में इटसेल्फ बहुत मोटिवेशन है उस जॉब में। लेकिन बेटा कोई ऐसी जॉब जिसमें इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बहुत कम है, तो तुम्हें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड ज्यादा देना पड़ेगा। तुम्हें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, सर मिसाल दे दो बेटा, वो जो सफाई वाला होता है, सफाई वाला स्वीपर, स्वीपर की जॉब में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है नहीं है? नहीं है ना बेटा, डिससेटिस्फाइंग जॉब है ना, गंदगी उठा रहा है, तभी फिर आपको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड उसे ज्यादा देना पड़ेगा। क्या ज्यादा देना पड़ेगा? पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन कोई ऐसी जॉब है जिसमें इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ज्यादा है, लर्निंग ज्यादा है, अचीवमेंट ज्यादा है, तो फिर आप थोड़े कम पैसे भी दोगे तो भी वर्कर काम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा किसी भी वर्कर को उसके काम करने से ये दो तरह के क्या मिल रहे हैं? रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ये दो तरह के क्या मिल रहे हैं बेटा? रिवॉर्ड्स। अब हमें मेक श्योर क्या करना है कि हम उस पर्टिकुलर जॉब में ये दो रिवॉर्ड्स का बैलेंस रखें। उस पर्टिकुलर जॉब में दो रिवॉर्ड्स का बैलेंस रखें। बेटा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है, जो सर्जन होता है, उसकी जॉब में एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है बेटा, वो इंसान की जान बचाता है, वो इंसान की तो सेटिस्फेक्शन है ना। तभी कितने डॉक्टर्स आप देखना फ्री में जाकर काम करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सोशल वर्क करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? एक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है ना, इंसान को बचा रहा हूं। लेकिन कभी आपने सुना है कोई पियून जाके सोशल वर्क कर रहा हो कहीं पे? नहीं, क्योंकि उसकी जॉब में इतना ज्यादा इंट्रिंसिक रिवॉर्ड नहीं है। जिस भी जॉब में इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होगा तो वर्कर कम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में भी सरवाइव कर लेगा। लेकिन जहां इंट्रिंसिक रिवॉर्ड में कमी आ गई वहां एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड बढ़ाना पड़ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हो? कल तुम्हें किन्हें मैनेज करना है? इंसानों को। उन इंसानों को तुमने रिवॉर्ड करना है, इंट्रिंसिक के जरिए भी। और सर मैं उसे इंट्रिंसिक के जरिए कैसे रिवॉर्ड करूं? बेटा तुम उसका जॉब डिजाइन ऐसा बनाओगे, उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी डिफाइन करोगे कि उन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिले। उन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसे क्या मिले? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिले। बेटा ऐसा जॉब स्ट्रक्चर ना बना दो कि कुछ जॉब्स बहुत इंटरेस्टिंग हो और कुछ जॉब्स बहुत बोरिंग हो। बेटा जो जॉब्स बहुत बोरिंग है, यानी उधर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड नहीं है, तो फिर उधर वर्कर रुकेगा ही नहीं, फौरन भाग जाएगा। तो हमेशा जॉब स्ट्रक्चर अच्छा बनाना। जी, हाइजीन को तुम इंट्रिंसिक बोल रहे हो? हाइजीन इंट्रिंसिक कैसे हो सकता है बेटा?
इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है? सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये हाइजीन कैसे हो सकता है? हाइजीन फैक्टर तो वर्क कंडीशंस हैं, वर्क एनवायरनमेंट है। मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा सा ऑफिस दे दूं और एक बोरिंग सी टास्क दे दूं, तो हाइजीन फैक्टर तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन मोटिवेटर पूरे नहीं हो रहे। तो असल में तुम ऐसे बोलो कि सर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मोटिवेटर्स की तरह के, और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स कुछ हद तक हाइजीन फैक्टर्स की तरह। नहीं समझ आई बात? बेटा हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं? बेसिक्स, वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कंडीशन, ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होगा। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या चाहिए बताओ? सेल्फ सेट विद इन द पर्सन हिमसेल्फ, विद इन द जॉब इटसेल्फ। और सबसे बड़ी बात, जो हासिल करने के लिए मैं किसी और पर डिपेंडेंट ही नहीं। तो ये हाइजीन कैसे हो सकता है? हाइजीन तो मुझे मेरा एम्प्लॉयर सेट करके देता है ना, हाइजीन तो मुझे मेरा, तो वो समाव एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स है। हाँ, जो मोटिवेटर्स होते हैं, लर्निंग इन द जॉब, ग्रोथ इन द जॉब, चैलेंज इन द जॉब, वो आपको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड दे रहा होता है। क्लियर है? जबरदस्ती कहानी, खुशी से। हाँ, आइए बेटा, ये एक्टिविटी है, ट्राई करें, ट्राई कीजिए एक्टिविटी। जी भाई, हो गया बेटा? जी भाई, बीइंग गिवन पॉजिटिव फीडबैक फॉर गुड वर्क। अच्छा, अब देखो बेटा, वैसे तो फीडबैक मैंने कहा दूसरों से मिलता है, लेकिन क्योंकि फीडबैक पॉजिटिव है, तो ये क्या दे रहा होगा? एक सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। तो इसलिए हम इसे किस में डाल रहे हैं? इंट्रिंसिक में। और देखें भाई, देखो वैसे तो फीडबैक दूसरे से मिल रहा है, लेकिन क्योंकि फीडबैक पॉजिटिव है, तो ये क्या देगा? एक खुशी देगा, एक सेटिस्फेक्शन देगा। अच्छा, फीडबैक के साथ पैसे दे देता तो फिर एक्सट्रिंसिक हो जाता, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक सिर्फ अल्फाजों में मिला तो वो खुशी देगा। और देखें बेटा, रिसीविंग एंटाइटलमेंट टू एक्स्ट्रा एनुअल हॉलीडे, एक्सट्रिंसिक, ये तो दूसरे से ही मिलता है। बीइंग गिवन अ न्यू टास्क आउटसाइड रेगुलर जॉब ड्यूटीज। बेटा न्यू टास्क हमें मोटिवेट करेगी, लर्निंग, इंट्रिंसिक। बीइंग एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव, एक्सट्रिंसिक। मैटरनिटी लीव क्या होता है बेटा? चाइल्ड बर्थ के वक्त जो मदर्स को छुट्टियां दी जाती है, माँ को जो छुट्टी दी जा रही है, दैट इज मैटरनिटी लीव, एक्सट्रिंसिक है। रिसीविंग एक्स्ट्रा अलाउंस, एक्सट्रिंसिक। वर्किंग ऑन एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, इंट्रिंसिक। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है? आसान है? सही। तो बेटा देखो, पेपर जो मैं बार बार कहता हूं ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं ना,
तो पेपर असल में ये है, कॉन्सेप्ट आता है पेपर ये यूं निकलेगा, कुछ भी याद नहीं किया आपने, भी क्या याद किया, कॉन्सेप्ट समझा, हो गया, पेपर ऐसा ही होगा। तो सर घर जाके चीजें याद क्या करें, नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लिया, सुन लिया, घर जाके एक दो बार रीड कर लो ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाएं, दैट्स ऑल। बोलो यार, डन है? चलिए, मैनेजर्स कैन इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल इन टू वेज। मैनेजर कैन अलाउ द इंडिविजुअल एंजॉय इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, और मैनेजर कैन ऑल्सो प्रोवाइड देम द एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। जो बात मैंने पहले बोली कि देखो आप अपने वर्कर को दो तरह के रिवॉर्ड दे सकते हो, एक इंट्रिंसिक और एक, भाई कुछ तो देना पड़ेगा मोटिवेट करने के लिए, कुछ तो, वो कुछ क्या है, या तो उसको काम इंटरेस्टिंग दे दो, इनर सेटिस्फेक्शन मिल जाए, या फिर उसे पैसे दे दो, अलाउंसेस दे दो, गाड़ी दे दो, मोबाइल दे दो, घर दे दो, एक्सट्रिंसिक है सब कुछ, या फिर काम इंटरेस्टिंग कर दो, लर्निंग दे दो, ग्रोथ दे दो, इंट्रिंसिक दे दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक जॉब में हमें दो तरह की चीजें मिल सकती हैं, आइदर दे कैन बी इंट्रिंसिक और दे कैन बी एक्सट्रिंसिक। बोलो यार, सही है भाई? नाउ बेटा अब यहां से आगे बढ़ते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है, बल्कि एक बड़ी बहस है, ये हमारे इदारे में भी होती है। सर मुस्तफा का मानना यह है, जो हमारे पार्टनर हैं, आप लोग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टीचर, कि यार वर्कर को फिक्स सैलरी दो ही ना, फिक्स सैलरी दो ही ना। वो कहते हैं फिक्स सैलरी सबसे बड़ी वजह है उसके काम ना करने की, उसे फिक्स सैलरी दो ही नहीं, वेरिएबल दो। क्या दो? व्हाट इज वेरिएबल? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दो। क्या दो बेटा? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दो, वेरिएबल सैलरी दो उसे, वेरिएबल तनख्वाह दो उसे। काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, उसे वेरिएबल तनख्वाह दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कहते हैं वर्कर को फिक्स सैलरी दो ही नहीं, वेरिएबल सैलरी पर चलाओ। किस पर चलाओ? वेरिएबल सैलरी पर चलाओ। ये भी एक सोच है, वेरिएबल होगी तो मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, अगर आप वर्कर को फिक्स सैलरी नहीं दोगे तो इब्राहिम मैस्लो की सोच के मुताबिक आप उसकी सेफ्टी नीड को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। वो हमेशा इनसिक्योर फील करेगा। भाई खाली वेरिएबल तो इनसिक्योर है ना, हो सकता है इस महीने पैसे बने ना बने, कमीशन मिले ना मिले। सर मुस्वा तो सोशल मीडिया स्टाफ के लिए भी कहते हैं जो पोस्टिंग करते हैं, बोला इन्हें बोलो इतने लाइक आएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा यार बिल्कुल ही आप तो उसको फंसा दोगे। बेटा सिर्फ वेरिएबल रखना इज नॉट एडवाइजेबल। लेकिन एक तरह से उनकी बात भी सही है, बोला जब तुम उसको वेरिएबल नहीं देते तो उससे क्या मोटिवेशन है वो चीज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उस पर मेहनत करने के लिए। तो एक अच्छा कॉम्बो, क्या बोला, एक अच्छा कॉम्बो फिक्स एंड वेरिएबल ये देना। फिर वर्कर को कुछ नॉन कैश बेनिफिट्स भी देना। आपने देखा अक्सर इदारे में वर्कर को गाड़ी दी जाती है, कार। यार कार क्यों दे दो, उसकी जगह पैसे दे दो। दे सकते हैं ना, कार की जगह पैसे दे सकते हैं ना। भाई इदारा गाड़ी दे रहा है तो गाड़ी पे भी तो इदारे का खर्चा हो रहा है, खरीद कर दे रहा है तो कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, रेंट पर लेकर दे रहा है तो रेंट देना पड़ रहा है इदारे को। वर्कर को कैश दे दो। फिर इदारा आपकी लाइफ इंश्योरेंस करवा के देता है, बड़े बड़े इदारे मेडिकल इंश्योरेंस करा के देते हैं। पेंशन फंड, पेंशन फंड क्या होता है? ओल्ड एज, पोस्ट रिटायरमेंट एज के लिए भी आपके फंड जमा करता है आपके लिए। बेटा ये जो सारा बेनिफिट्स, लवाजमात, रिवॉर्ड्स का डब्बा बनाता है इदारा आपका, इसमें बेसिक सैलरी भी होती है, होम अलाउंस भी होता है, कार अलाउंस भी होता है,
मेडिकल अलाउंस भी होता मोबाइल अलाउंस भी होता पेंशन भी होती है भाई। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते तो उनको साल के 2-2 ट्रिप वेकेशंस भी दी जाती हैं। शेयर्स भी होते हैं, इदारे अपने शेयर्स भी देते हैं, शेयर इंसेंटिव्स डायरेक्टर लेवल पर। भाई इतनी सारी चीजें क्यों दे रहे हो सर? सीधा सीधा कैश दे दो, बात खत्म करो। ऐसा नहीं बेटा, ये जो हर फैक्टर वर्कर को दिया जा रहा है ना, उसके पीछे मोटिवेशन के कॉजेज हैं। मोटिवेशन के कॉजेज हैं। एक वर्कर को सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जा रही है, तुम्हारी इंश्योरेंस इदारा करा के दे रहा है, तुम्हारे घर वालों की मेडिकल इदारा करा के दे रहा है, तुम्हें नई गाड़ी, जैसी नई गाड़ी आएगी तुम्हें इदारा खरीद के देगा, तुम्हें घर इदारा दे रहा है। बेटा ये सारे फैक्टर उसको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। कहीं सेफ्टी नीड पूरी हो रही है, कहीं सेफ्टी नीड पूरी हो रही है, कहीं सेल्फ एस्टीम नीड पूरी हो रही है। क्या पूरी हो रही है भाई? सेल्फ एस्टीम। यंग वर्कर है, सेठ ने नई सिविक खरीद के दे दी, सबको बताएगा, बोला भाई अपना सेठ तो कमाल है, नई गाड़ी दी है भाई। बेटा ये जो पे सिस्टम है ना, पैसों का डब्बा, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, ये बहुत केयरफुली डिजाइंड होना चाहिए। ये बहुत केयरफुली डिजाइंड होना चाहिए, क्योंकि ये असल में वर्कर को क्या करता है? मोटिवेट करता है। आर यू गेटिंग? मैं आपको इसकी एक बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल दूं। भाई अभी आप लोग की एज 18-20 साल है। आपको पता है अभी मैं आपकी लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी खरीदूं, अगर मैं आपकी 10 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस कराऊं ना, कितनी? 10 करोड़। 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, डॉलर में भी अच्छे खासे बनेंगे। तो बेटा आपकी मंथली कंट्रीब्यूशन पता है कितना जाएगा? शायद 7-8 हजार रुपए महीना जाएगा बस। 7-8 हजार रुपए महीना देकर मैं आपकी कितने की इंश्योरेंस करवा के दे सकता हूं? 10 करोड़। क्योंकि अभी आपकी डेथ प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। आपकी एज पर कितने लोग मरते होंगे? बहुत कम लोग मरते हैं ना। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत कम प्रीमियम में वो करके देती है। बेटा इदारा अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस 10 करोड़ रुपए की करा के दे रहा है, उसमें उसका खर्चा कितना हो रहा है? 7-8 हजार रुपए। आपको तो नहीं पता कितना खर्चा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? अबे मेरे सेठ ने मेरी 10 करोड़ की इंश्योरेंस कराई है। लग रहा है माइंड ब्लोइंग? गेम को समझो बेटा। अभी आपकी एज में मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत सस्ती होती है। हाँ, जो 40-50 साल का होता है ना, उसकी महंगी होती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है किसी भी वक्त मर जाएगा, ये रोज बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ा होगा, क्लेम आ रहा होगा। लेकिन यंग आदमी की थोड़ी इतनी महंगी होती। तो बेटा इदारे की असल में पीछे कॉस्ट लग रही होती है कम, लेकिन वो आपको वो अट्रैक्टिव चीजों का कॉम्बो बना के क्या कर रहा होता है? वेट कर रहा हूं। जो मैं हमेशा कहता हूं ना, एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का केयरफुली डिजाइंड होना जरूरी है। तो अब ये पढ़ना है, मोस्ट रिवॉर्ड सिस्टम इन बिजनेसेस प्रोवाइड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। भाई एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मैटर तो करता है ना। नाउ a reward system encourages employees to perform better in their work to achieve and exceed the planning targets। क्योंकि जो उसमें वेरिएबल पे होती है, उन्हें मोटिवेट करती है कि हमें और काम करना है, हमें और आगे बढ़ना है। अब रिवॉर्ड सिस्टम में क्या क्या है? एक आपकी क्या है भाई? व्हाट इज बेसिक पे? जो फिक्स बेसिक अमाउंट होता है, कैश अमाउंट। एवरी इंप्लॉय रिसीव्स द बेसिक पे। दिस में बी फिक्स्ड एनुअल सैलरी पेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट। कहीं मंथली मिलती है, कहीं वीकली मिलती है। बेसिक पे जो आपको कैश में मिल जाता। बेटा क्या सिर्फ बेसिक पे दूं या और भी कुछ दूं? और इंसेंटिव्स। अब और क्या दे रहा हूं देखो, और गेम समझो। कुछ कैश बोनस रखो, काम करने पर बोनस। इतना अरसा काम करोगे बोनस मिलेगा। भाई आपका मसला क्या, आपके इदारे से वर्कर भाग जाता है ना, आप पता है क्या करो? जो वर्कर 2 साल पूरे करेगा उसको एक कैश बोनस रख दो 5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। तो वर्कर 2 साल के लिए बंद गया, अब वो नहीं भाग सकता। अब आप क्या कर रहे हो? उसकी बेसिक पे को थोड़ा कम कर दो और ये बोनस से उसे अट्रैक्शन दे दो। बेटा असल में इदारा आपको जो भी दे रहा है वो कहां से दे रहा है? एक मिसाल समझो, मैं अगर एक मिस्टर ए को नौकरी पर रख रहा हूं, तो मैं उसे नौकरी पर रखते हुए उसकी एक वैल्यू निकालता हूं।
कि मेरी नजर में मिस्टर ए की क्या वैल्यू है। तो मैंने कहा यार मेरी नजर में मिस्टर ए की वैल्यू महीने के 10 लाख रुपए, मेरी नजर में मिस्टर ए जैसे बंदे की वैल्यू मंथली 10 लाख रुपए। तब उसे 10 लाख रुपए कैश ना दे दो, कैश उसे दो 3-4 लाख, बाकी बेनिफिट्स दो, बाकी क्या कर लो उसके बोनस बांध दो, साल में 4 बोनस मिलेंगे। अरे वो खुश बोला सेठ मेरे को साल में 4 बोनस, अबे तुम्हारे पैसों में से ही दे रहा है, घर से थोड़ी लेके आ रहा। एक बात समझो ना, उसने तुम्हारी जो टोटल वैल्यू लगाई थी ना, उसने उसी टोटल वैल्यू को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। लेकिन वो ब्रेक डाउन वर्कर को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। बेटा वर्कर तो भोला होता है, उसका उतना विजन थोड़ी होता, उसका उतना विजन थोड़ी होता है। उसको तो ये सारी ही चीजें क्या कर रही होती हैं बेटा, मोटिवेट कर रही होती है। बेटा आप समझो एक चीज जो एक आम आदमी खरीदने जाता है उसको महंगी मिलती है, लेकिन जब इदारा वही चीज बल्क में खरीदता होगा तो इदारे को थोड़ी इतनी महंगी पड़ रही होती है। नहीं समझ आई बात, इदारे को चीज उतनी महंगी थोड़ी पड़ रही बेटा, इदारे के लिए तो वो ट्रेड डिस्काउंट जिसे आप कहते हो, ऑर्गेनाइजेशन तो बल्क बाइंग कर रही है। तो बेटा आप देखो, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पे इंसेंटिव इज अ कैश बोनस। इंडिविजुअल रिसीव अ कैश पेमेंट ऑन द टॉप ऑफ देयर बेसिक पे इफ दे अचीव और एक्सीड अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब क्योंकि कैश बोनस वेरिएबल हो गया, टारगेट अचीव होगा तो मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वर्कर को क्या करेगा बेटा, मोटिवेट करेगा। और क्या दो, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कैश बोनसेस। अब ये क्या होते हैं बेटा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जब मैं बोलता हूं ना ऑब्जेक्टिव, मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, जब मैं क्या बोलता हूं तो ऑब्जेक्टिव किसी भी ऐसी चीज को बोला जाता है जो वेल डिफाइंड होती है, जो क्या होती है, और सब्जेक्टिव क्या होती है, जो वेग होती है। बेटा वर्कर को 2 तरह के बोनसेस मिल रहे होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव बोनसेस। ऑब्जेक्टिव बोनस क्या है कि आप इतने यूनिट प्रोड्यूस कर लो, इतने यूनिट सेल कर लो, ये टारगेट अचीव कर लो, ऑब्जेक्टिव, आपको बोनस मिलेगा। और सब्जेक्टिव क्या होता है बेटा कि अगर आपका मैनेजर आपसे सेटिस्फाइड हुआ तो आपका इतना बोनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जाहिर है मैनेजर की सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, खुशी, मेरा मैनेजर मुझसे खुश है, कितने किलो खुश है, सब्जेक्टिव बात है ना। अब एक मिसाल मैं आपको दे दूं, भाई एक टीचर को आपने बोनस देना है तो 2 तरह का बोनस कर दो। सर अगर आपकी क्लास का पास रेट इतना आया तो आपको बोनस मिलेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव क्या होगा, अगर बच्चा खुश हुआ, बच्चे ने आपका पॉजिटिव फीडबैक दिया। अब पॉजिटिव फीडबैक सब्जेक्टिव चीज होती है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है ना फीडबैक, खुशी, आपका प्रिंसिपल आपसे खुश हुआ। द पेमेंट ऑफ कैश बोनस एंड द साइज ऑफ बोनस कुड बी सब्जेक्टिव, डिसीजन बाय द बॉस। The individual receives a bonus if the boss thinks they performed well. However, subjective bonuses are uncertain and depend on the relationship between the manager and subordinate. A better bonus system is one which is decided by objectively. The individual receives the bonus if a measurable performance standard is achieved. कि सर आप ये पास रेट ले आओ, बोनस ले लेना, आप इतने यूनिट प्रोड्यूस कर लो, बोनस ले लेना, आप ये टारगेट अचीव कर लो, बोनस ले लेना। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली जो बोनस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव जो वेल डिफाइंड टारगेट होता है कि ये अचीव कर लो, और सब्जेक्टिव क्या होता है कि जिस पर आप किसी के ओपिनियन पर डिपेंडेंट हो। जैसे भी आपके पेरेंट्स आपको बोल दें कि अगर आपके टीचर ने आपकी तारीफ कर दी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तब टीचर की तारीफ तो सब्जेक्टिव है, टीचर से तो मेरी बनती ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या होता, बेटा आप इतने नंबर ले आओ, रिवॉर्ड ले ले, ये तो ऑब्जेक्टिव है ना। इसमें टीचर से बनती है या नहीं बनती इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो लाशों, डन। तो बेटा पे इसी तरह प्रॉफिट और मेजर रिलेटेड पे, बेटा जिसे हम आम तौर पर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी बोलते हैं, पीआरपी। इतना प्रॉफिट अचीव कर लो, इसकी परसेंटेज ले लेना जाओ,
ये भी वेरिएबल का एक तरीका है, ये भी वेरिएबल का एक, जैसे आमतौर पर टीचर्स के साथ हम करते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो कलेक्शन आएगी उसकी 40% आप ले लेना चाहो, ताकि टीचर मोटिवेटेड हो बच्चे को रिटेन करने के लिए, ताकि टीचर मोटिवेटेड हो बच्चे को रोकने के लिए, वरना बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, टीचर को क्या टेंशन। Individuals should be given a bonus for performance that they have influenced and their efforts and work they have affected. For sales representative, a cash bonus should be related to the value of sale. इतनी सेल कर लो, सेल का 5% तुम्हारा, जो हम कमीशन वाला मॉडल कहते हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स जो मैंने कहा था, जिसने 5 साल पूरे किए उसे बोनस दे दो, जिसने 10 साल पूरे किए उसे बोनस दे दो, जिसने 25 साल पूरे किए उसे बोनस दे दो। ये बोनस क्यों दिया जा रहा है? ताकि वर्कर भागे नहीं, छोड़ के ना जाए। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव कुछ तो ऐसा रखो कि उसके पास साल के एंड तक रुकने की मोटिवेशन हो, वरना तो भाग जाएगा उससे। जैसे भाई एक होता है ना, यार अभी मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा 6 महीने बाद बहुत बड़ा बोनस ड्यू होने वाला है, अब वो फंसा हुआ है। वो यार अभी नहीं छोड़ सकता, मैंने 3 साल पूरे कर लिए, 2 साल और पूरे करूंगा ना, बहुत बड़ा बोनस मिलेगा। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव में फंसा दो उसे। कैश बोनसेस आर यूजुअली लिंक्ड टू शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कवरिंग अ पीरियड अप टू 1 year. Some companies, especially those whose shares are traded on stock exchange, offer long-term incentives to senior executives. They are intended to incentivize managers to improve performance over the long term. अब लॉन्ग टर्म में रिटेंशन टारगेट के भी आप छोड़कर नहीं जाओ, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट टारगेट। अब आपको पता है कितनी बार क्या होता है बेटा, जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अचीव करने के लिए इदारे को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा देते हैं। एक बात समझो ना, मुझे बोनस मिलेगा अगर इस साल का प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो बेटा मैं इस साल का प्रॉफिट ज्यादा लाने के लिए कुछ भी करूंगा, फिर चाहे बेशक इससे इदारे को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए। तो आपने कुछ बोनसेस ऐसे भी रखने जिसका ताल्लुक उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से हो, कि आपने सिर्फ इस साल प्रॉफिट ज्यादा नहीं लाना, बल्कि 5 साल की एवरेज ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उसका फोकस हो गया मुझे ऐसी ग्रोथ लानी है जो सस्टेनेबल हो। व्हाट इज सस्टेनेबल? जो कंटिन्यू करेगी, ऐसी नहीं जो आज है कल खत्म हो जाए। इसी तरह शेयर ऑप्शंस, बेटा शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं? आमतौर पे डायरेक्टर्स वगैरह को दिए जाते हैं, ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम जिसमें उन्हें शेयर्स दिए जाएंगे इदारे के। बेटा शेयर्स देने से क्या हो रहा है कि आप उन्हें ओनरशिप दे रहे हो। अब ऐसा नहीं कि 50% शेयर दे देंगे, ऐसा नहीं होता। 1%, 2% शेयर्स इदारे के दिए जाते हैं, ताकि वो ओनर की तरह सोचें, वो इदारे से ज्यादा लॉयल हो जाएं, वो इदारे से ज्यादा नौकर बन के ना सोचे बल्कि ओनर बन के सोचे। Share options are type of long-term incentives. They are awarded to managers and give their holders the right to buy new shares in a company at a fixed price. कभी कभार फ्री दिए जाते हैं, कभी कभार सस्ते दे दिए जाते हैं, कि मार्केट में 100 रुपए का शेयर चल रहा है, आप 20 रुपए में ले लो। मार्केट में शेयर 100 रुपए का है, आप 20 रुपए में ले लो, ताकि उनका एक ओनरशिप वाला दिल लगे कि हाँ भाई अब हमारी भी इदारे में ओनरशिप है। तो बेटा ये पूरा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है, और एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का अफेक्टिव होना, एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का अफेक्टिव होना बहुत जरूरी है एक वर्कर की मोटिवेशन में। उसको बेसिक्स, अभी तो इसने और बहुत सारी बातें नहीं बोली। नॉन कैश रिवॉर्ड्स, गाड़ी, फ्यूल, मोबाइल, इंश्योरेंस, ये बहुत मैटर करती है चीजें, आपको पता है, ये बहुत मैटर करती है। भाई सरकारी नौकरियां जो होती हैं, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तो कम देती है, लेकिन गवर्नमेंट नॉन कैश बेनिफिट्स बहुत दे देती है ना। गवर्नमेंट के पास जमीन फ्री की है, भाई गवर्नमेंट, पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट का ही है, मेजॉर गवर्नमेंट के लिए तो जमीन फ्री की है, तो घर बना के एम्प्लॉइज को घर दे देती है। अब गवर्नमेंट की तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं आ रही, लेकिन वर्कर तो मोटिवेट हो रहा है ना, वर्कर तो मोटिवेट हो रहा है। बेटा गवर्नमेंट के अपने पूरे पूरे बैंक्स हैं, स्टेट लाइफ गवर्नमेंट का इदारा है, दुनिया की इंश्योरेंस करता है, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज की इंश्योरेंस कम पैसों में करवा के दे दी, तो वर्कर तो खुश हो गया ना, बोला यार क्या बात है। तो भाई नॉन कैश रिवॉर्ड, और बाहर के मुल्कों में तो फिर अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उधर का कल्चर अलग है।
आपको वो दिया जाता है पेरेंट्स को जिनके बच्चे होते हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटी। अगर माँ और बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं तो एक बड़ी अट्रैक्शन होती है कि इदारा क्या करता है, अपनी ऑफिस में एक फ्लोर पर एक छोटा सा चाइल्ड केयर फैसिलिटी बना देता है। चाइल्ड केयर फैसिलिटी क्या होती है कि माँ बाप ऊपर नौकरी कर रहे हैं, बच्चे नीचे चाइल्ड केयर में खेल कूद रहे हैं, तो माँ बाप को एक सेटिस्फेक्शन है क्या कि बच्चा हमारी बिल्डिंग में, हमारी नजरों के सामने। नॉन कैश बेनिफिट है, अट्रैक्ट करता है। अब सोचो जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो अट्रैक्ट करेगा ना, क्यों कि हर बच्चा हमारे सामने, चल यार इधर काम भी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, और ये नॉन कैश एक ये फैसिलिटी भी मिली हुई। अब जिस इदारे के पास ये नहीं है, हो सकता है वो बेसिक सैलरी ज्यादा दे रहा हो, वो वर्कर को पैसे दे रहा हो कि जाके खुद ले ले मार्केट से, भाई दुनिया में इतने चाइल्ड केयर खुले में, उधर चले आओ। लेकिन बेटा इंप्लॉई इतना नहीं सोच सकता जितना इंप्लॉयर सोचता है, क्योंकि इंप्लॉयर है सेठ। एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है जो एम्प्लॉई को नहीं आती। एम्प्लॉयर अलग तरह सोचता है, एम्प्लॉयर के पास फंड्स बहुत हैं, एम्प्लॉई के पास इतनी ज्यादा सोच नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा आप एक गाड़ी खुद बैंक से लीज कराने जाओ और इदारा आपको लीज करा के दे दे, तो इदारे को ऑब्वियसली बैंक बहुत सस्ती देता है ना वो चीज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की निगोशिएशन पावर बहुत ज्यादा होती है। बोलो भाई। अब इश्यूज इन इंप्लीमेंटिंग इंडिविजुअल रिवॉर्ड स्कीम्स। बेटा एफर्ट और रिवॉर्ड ये रिश्ता पक्का है। आप वर्कर को रिवॉर्ड दिए जाओ, वो एफर्ट मारे जाएगा। अच्छा, अब रिवॉर्ड इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों हो सकता है। आप वर्कर को रिवॉर्ड दिए जाओ, वो जान मारेगा, एफर्ट करेगा। बेटा आप वर्कर को क्या दिए जाओ, रिवॉर्ड देते रहो, वो एफर्ट करेगा, वो एफर्ट। लेकिन देखो एक बात याद रखना बेटा, कभी कभार इदारे की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बेटा आप ऐसे समझो कि मार्केट के हालात बहुत खराब हैं, सेल कम हो रही हो इदारे की, वर्कर्स काम कर रहे हैं, जान भी मार रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा। बेटा प्रॉफिट में और भी तो फैक्टर्स है ना, मार्केट का कंपटीशन भी तो है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि इदारा इमीडिएटली वर्कर को रिवॉर्ड नहीं दे पा रहा होता, इदारा वर्कर को इमीडिएटली रिवॉर्ड नहीं दे पा रहा होता, तो फिर उस वक्त या तो इदारा प्रोमिस करता है कि भाई मैं आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड दे देंगे। लेकिन बेटा इन दो चीजों के दरमियान रिलेशन है जरूर। वर्कर को यह लगता है कि जब मैंने एफर्ट करी है तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। A reward scheme can only be effective in providing an incentive or motivation to employee if they can see a positive link between the effort they put into their work and the reward they get. देखो यार, वर्क एम्प्लॉय की जिंदगी का सिंपल लॉजिक है, मुझे पैसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब नॉट नेसेसरी कैश दे दो, नॉन कैश बेनिफिट दे दो, ग्रोथ दे दो, प्रमोशन दे दो, पर रिवॉर्ड मिले। थोड़े दिन तो आप उसको गुजार देते हो, लेकिन एट द सम पॉइंट या थोड़े अरसे बाद उसको ये लगता है कि भाई मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और फिर वो अदर जॉब की तरफ भागता है। आपको वर्कर को ही फील करवाना है कि तुम्हारी एफर्ट की वजह से ही तुम्हें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड या तो इंट्रिंसिक दे दो या क्या दे दो, एक्सट्रिंसिक, लेकिन तुम्हें इन दो चीजों के दरमियान लिंक डेवलप करना जरूरी होता है। अब link, if there is no apparent link between their effort and the measurement used to determine their reward, they will see no point in making an effort. बेटा देखो ना, आप इस बात को समझो, अगर उन्हें ये नहीं लग रहा कि हमारा रिवॉर्ड हमारी एफर्ट पर डिपेंडेंट है, तो फिर वो एफर्ट क्यों करेंगे? वही वाली बात जो मैंने कहा ना, सर मुस्तफा कहते हैं कि सोशल मीडिया टीम को क्या बोलो, लाइक्स आएंगे तो बोनस ले लेना, तो वो जान मारेंगे इंगेजमेंट लाने पर। अगर ये नहीं होगा तो इंगेजमेंट लाने पर एफर्ट दिस अप्लाइज। भाई सेल स्टाफ होता है तो आप कमीशन किस चीज का देते हो? एडमिशन पर देते हो ना, सेल पर देते हो ना। टीचर है परसेंटेज देते हो, टीचर है परसेंटेज देते हो।
टीचर है परसेंटेज देते हो, तो टीचर है आप उसे परसेंटेज देते हो किस लिए, कि वो एफर्ट करे। तो बेटा जब तक आप एफर्ट और रिवॉर्ड को आपस में कनेक्ट नहीं करोगे, वर्कर को ये रीजन ही नहीं मिलेगा कि मैं क्यों एफर्ट करूं, मैं क्यों जान मारूं। तो इन दो चीजों के दरमियान लिंक डेवलप करना जरूरी है। अच्छा अब देखो बेटा, कुछ वर्कर्स के लिए तो लिंक डायरेक्ट होता है, कुछ वर्कर्स के लिए तो लिंक डायरेक्ट होता है, लेकिन कुछ वर्कर्स के लिए लिंक इतना ज्यादा डायरेक्ट, इससे क्या मुरादे समझिएगा बेटा। कुछ वर्कर की एफर्ट से डायरेक्ट सेल जनरेट होती है, कुछ वर्कर्स की एफर्ट से डायरेक्ट, एक मिसाल दे दो, टीचर, मार्केटिंग, सेल्स, बेटा इनकी एफर्ट से डायरेक्ट सेल जनरेट होती है। लेकिन अब जरा सोचो, जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, उसकी एफर्ट से डायरेक्ट सेल जनरेट हो रही है, नहीं हो रही। अच्छा ये जो क्लर्क या पियून सफाई कर रहे होते हैं, इनकी एफर्ट से डायरेक्ट सेल जनरेट हो रही होती है, नो। जो जनरेटर वाला है, जो जनरेटर सही करता है, उसकी एफर्ट से डायरेक्ट सेल जनरेट होती है, नो। नहीं समझ आई बात। ये लिंक डेवलप तो करना है, किताबी बात है, समझ भी आती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ वर्कर्स के लिए वाला लिंक डेवलप करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। तो फिर जिसे हम कहते हैं कि ये लिंक डेवलप करना कभी कभार चैलेंजिंग हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर उन वर्कर्स के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम उन्हें ओवरऑल सेगमेंट के प्रॉफिट की बेसिस पर बोनस देते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट के प्रॉफिट में तो उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता ही है ना। तो अब समझिएगा, मैनेजर्स में रिसीव अ कैश बोनस बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, बट इफ देयर वर्क डज नॉट directly impact the profit, the bonus scheme is unlikely to provide a compelling incentive. देखो इस बात को समझो, अक्सर हमारे दरमियान ये बात होती है, यार हम सेठ होके इतना काम कर रहे हैं, हम टीचर होके इतना काम कर रहे हैं, ये एसी वाला काम क्यों नहीं कर रहा, ये सफाई वाला काम क्यों नहीं कर रहा। अरे सर एक मिनट यार, आपके काम का डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट से, आपके काम का डायरेक्ट रिलेशन है, उस एसी वाले का डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी है, उस आईटी वाले का डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी है। जिसके काम का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन है वो तो उसको रिवॉर्ड सिस्टम इजीली मोटिवेट करेगा, लेकिन जिसके काम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, फिर उस वक्त असल में प्रॉब्लम आता है, उसको मोटिवेट करना असल में चैलेंज होता है। जिनके काम का डायरेक्ट रिलेशन है उन्हें मोटिवेट करना मुश्किल थोड़ी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई आप सिंपल बात बताओ ना, क्या ओएस को, मुस्तफा को, एमएस शफी को, हम लोग को मोटिवेशन के लिए कोई अदर फैक्टर की जरूरत है? हमारा तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, एडमिशन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, नंबर्स बढ़ेंगे, दैट्स सो सिंपल, मुश्किल ही नहीं है बात। लेकिन वो लोग जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं, उनके केस में प्रॉब्लम आता है। क्लियर? अब चैलेंज, इफ अ डायरेक्ट परफॉर्मेंस मेजर इज यूज्ड फॉर ईच मैनेजर इन द स्कीम, in the company, the scheme may become too complex and time consuming to administer. There is also a problem in deciding who should be included within the incentive scheme and who should be excluded. The existence of a reward scheme may be a disincentive to the employees who are not included in it. जो लोग उस स्कीम का हिस्सा है वो तो मोटिवेट होते हैं, लेकिन जो उस स्कीम का हिस्सा नहीं है वो डीमोटिवेट होता है। मैं आपको इसकी बड़ी सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। बेटा हमारे यहां कमीशन मिलता है सेल्स वालों को, जो एडमिशन डील कर रहे होते हैं, जैसे अंसार हो गया, हुसैन हो गया, ये जो स्टाफ है, इनका क्या होता है, एडमिशन पर कमीशन होता है, सेल इंसेंटिव होता है। हमारा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी तो है ना, तभी तो मोटिवेट होकर बच्चे की काउंसलिंग करेंगे। लेकिन अब एक सवाल, बेटा उनकी एफर्ट से डायरेक्ट एडमिशन कन्वर्ट होता है, लेकिन उनके पास जो लीड आती है, लीड्स जो आती हैं वो कहां से आती है? वो आती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, जो एड लगाते हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, वहां से लीड आती है किसके पास? सेल्स के पास। और सेल उसे क्या करता है? कन्वर्ट। बेटा सेल वालों को तो डायरेक्ट कमीशन मिल रहा है, क्या मार्केटिंग वालों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यानी असल में समझो, मार्केटिंग वाला भी उस सेल में एफर्ट कर रहा है,
मार्केटिंग वाला भी उस सेल में, लेकिन जो उसका फल खा रहा है, जो उसका फ्रूट खा रहा है, वो कौन है? तो सेल्स वाला खा रहा है ना। अब मार्केटिंग वाले कहते हैं सर हमें भी दो कमीशन। हम कहते हैं तुम्हें कमीशन तो दे दें, लेकिन मसला ये है कि तुम्हारी वजह से एडमिशन कन्वर्ट नहीं हुआ ना डायरेक्टली, तुम एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटर हो। तुम कौन हो? एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटर हो, डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा कितनी बार ये इंसेंटिव स्कीम्स जो वेरिएबल पे होती हैं, अगर ये केयरफुली डिजाइंड ना हो तो ये वर्कर्स को क्या कर देती हैं? डीमोटिवेट कर देती हैं, क्योंकि जो उसका हिस्सा है वो तो मोटिवेट होंगे, लेकिन जो इसका हिस्सा, उन्हें लगेगा कि हमें अनफेयरली एक्सक्लूड किया गया है, हमें अनफेयरली। फिर इसी तरह बेटा दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्या कहते हैं? ग्रुप इंसेंटिव। व्हाट इज ग्रुप इंसेंटिव? लोगों को इंडिविजुअल बोनस तो दो, लेकिन साथ में कुछ बोनसेस ऐसे रखो जो ग्रुप बोनस हो। इसकी सबसे अच्छी मिसाल देता हूं बेटा, क्रिकेट मैच में मैन ऑफ द मैच एक बंदा बना, उसने 100 रन बनाए, सेंचुरी मारी। सेंचुरी मारी तो मैन ऑफ द मैच बना ना। लाशों, अबे लाशों बना, 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिला। मैन ऑफ द मैच बना, क्या किया भाई? सेंचुरी मारी है। कितने का रिवॉर्ड मिला? 5 लाख। जेब में रखा, घर जा रहा था। दूसरे खिलाड़ियों ने कहा, बोला एक बात सुन, तेरे 100 रन में तूने कितने रन भागे? तू अकेला भाग रहा था, हम भी तो भागते थे। नहीं समझ आया? खाली सिंगल सिंगल ले रहा था? नहीं, एक बॉलर ने 6 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच बना। बोला खाली तेरी बॉलिंग से थोड़ी बना, हमने कैच पकड़े भाई, हमने रन रोके, छोड़ देते हम सारे, चौके छक्के बनता, फिर मैन ऑफ द मैच दूसरी टीम का खिलाड़ी बन जाता। गेम को समझो ना, इट्स अ ग्रुप वर्क यार। देयर नीड टू बी ग्रुप बोनस। यस, यू आर अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर, बट देयर वर इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स आल्सो, बट देयर वर। यार एक बात समझो ना, एक बच्चे ने 98 नंबर मारे, 95 नंबर मारे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सर ओवैस मिर्चावाला एंड हिज स्टूडेंट ऑन सिक्योरिंग 98 मार्क्स एंड दिस एंड दिस। बाकी स्टाफ बोल रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं। एडमिन वाले ने कहा सर अगर मैं उसकी काउंसलिंग करके उसको इसी से मैं लाता ही नहीं तो आप 98 कैसे आते? उसके बात ही खत्म हो गई। और मार्केटिंग वाले ने कहा उसकी लीड ही मैं लाया था। लाइब्रेरी वाले ने बोला उसके चक्कर में मैं रात को 10 बजे तक बैठता था, वो पढ़ाई कर रहा था। It was a group work. So there need to be individual bonuses and at the same time there need to be group bonuses also. What is group bonus बेटा? कि एज अ टीम भी एक रिवॉर्ड दिया जाए, ताकि इससे लोगों के दरमियान एक सॉलिडेरिटी आती है। एक देखो बेटा, मोटिवेशन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। ये बात आप याद करो, मैंने पहली क्लास में बोली थी कि इंसान का बिहेवियर बड़ा अजीब है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। उस इंसान को, उस मुश्किल क्रिएचर को आप मोटिवेट कर रहे हो, तो उस मुश्किल क्रिएचर को आपने इंडिविजुअल बोनसेस भी देने हैं, ग्रुप बोनसेस भी देने हैं, फिक्स पे भी देनी है, वेरिएबल पे भी देनी है। इंसेंटिव स्कीम्स कैन रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स और group of employees. An incentive scheme based on individual performance may have a negative effect of creating competition between colleagues and so discourage collaborative working. देखा ये गया है, सुनिएगा बड़ी अहम बात बोलने वाला हूं, देखा ये गया है कि दुनिया के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, टॉप प्लेयर्स, खासतौर पे अगर फुटबॉल की बात करूं, जो लीग्स में, जो लीग मैचेस होते हैं उनमें बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जब वो अपनी कंट्री की टीम के साथ खेल रहे होते हैं तो हार जाती हैं उनकी टीम्स। क्योंकि वो जो मशहूर खिलाड़ी होते हैं आमतौर पर वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, एंड दे फॉरगेट कि मैच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं जीता जाता, किससे जीता जाता है? ग्रुप परफॉर्मेंस से। बेटा आपको ऐसी बोनस स्कीम्स इन प्लेस रखनी है जो लोगों को एज अ ग्रुप काम करने के लिए क्या करें? मोटिवेट करें।
तो बेटा ग्रुप बोनस स्कीम्स, अब ग्रुप बोनस में क्या होता है बेटा, रादर देन इंडिविजुअल बोनस क्या दो, टीम बोनस दो। अ कैश बोनस इज ऑफर्ड टू ऑल टीम मेंबर्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और फिर वो बोनस सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टीम बोनस हो गया, वर्क ग्रुप बोनस हो गया। अच्छा, अब एक टीम क्या होती है बेटा, टीम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि भाई 4 लोगों की टीम थी। वर्क ग्रुप समझो एक डिपार्टमेंट की तरह है जो एज अ ग्रुप काम कर रहे थे, ज्यादा लोग हो गए थोड़े। अब बोनस में भी अवेलेबल टू अ वर्क ग्रुप सच एज एवरीवन इन द डिपार्टमेंट फॉर अचीविंग अ परफॉर्मेंस और अ स्टैंडर्ड टारगेट। A work group bonus may be introduced because it is too difficult to calculate how much bonus each individual in the group deserves. फिर शेयरिंग द बोनस, बेटा जो बोनस आया है वो पूरी ग्रुप के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। A problem with team or work group bonus is deciding on how to share it between the members. तो फिर एक रेशो बना दिया जाता है कि मैनेजर को इतना परसेंटेज मिलेगा, एम को इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, कि उसकी एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, या कोई रेटिंग बेस। लेकिन मकसद क्या है कि पूरी टीम में सबको कुछ ना कुछ मिले। और फिर एक क्या होता है, कंपनी वाइड। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं बेटा, एक इदारे में 4 सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उस सेगमेंट के तमाम लोगों को ग्रुप बोनस दे दिया, लेकिन उस सेगमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस से इदारे का ओवरऑल रिजल्ट भी तो अच्छा आया ना, तो इदारे के तमाम एम्प्लॉइज को भी थोड़ा थोड़ा बोनस दो। यानी आपने टोटल अनाउंस कर दिया कि भाई हम 5 करोड़ का ग्रुप बोनस अनाउंस कर रहे हैं। अब ये 5 करोड़ एक बंदे को नहीं मिल रहा है, वो एम्प्लॉइज के दरमियान एक रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन वो रेशो कैसे डिसाइड होगा वो भी एक डिफिकल्टी होती है। तब या तो वो रैंक के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं या रेटिंग के हिसाब से कि किसकी परफॉर्मेंस रेटिंग क्या आई। लेकिन मकसद क्या है बेटा, मकसद ये है कि लोगों को ये समझाना है इंडिविजुअल नीड टू सी अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड ऑब्टेनिंग रिवॉर्ड। अब चाहे वो इंडिविजुअल रिवॉर्ड हो या वो टीम रिवॉर्ड हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर क्यों जरूरी है वर्कर की मोटिवेशन? क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं है, रीजन नहीं है, वजह नहीं है, ड्राइविंग फोर्स नहीं है ज्यादा काम करने की, वजह कहां है? वजह तो दो। अब वो वजह क्या है? तो वजह इब्राहिम मैस्लो ने बताई, नीड्स। वो वजह हर्ट्जबर्ग ने बताया, मोटिवेटर। मैकग्रेगर ने बताया, मैनेजमेंट स्टाइल। और इन तमाम राइटर्स की सारी बातें एक तरफ रख दो, रिवॉर्ड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। भाई हमें कोई थ्योरी नहीं आती, एक आम आदमी हूं साहब, एक आम आदमी हूं, काम कर रहा हूं रिवॉर्ड के लिए। क्या बोला? एक आम आदमी हूं, एक ड्राइवर हूं, एक चौकीदार हूं, एक गार्ड हूं, एक स्वीपर हूं। कभी मैस्लो नहीं पढ़ा, कभी मैकग्रेगर नहीं पढ़ा, लेकिन इतना समझ आता है कि काम करता हूं किसके लिए? रिवॉर्ड के लिए। एक्सट्रिंसिक जो दूसरा देता है, कोई इंट्रिंसिक जो जॉब इटसेल्फ है, द सेटिस्फेक्शन। अब रिवॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी फिक्स पे हो, थोड़ी वेरिएबल हो, थोड़े नॉन कैश बेनिफिट हो, एक कॉम्बो हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये सब मुश्किल है बेटा? हो गई बातें, कंप्लीट हो गई। अब इसको आप पूरा रीड करो घर पे बैठ के एक बार। स्टडी हब का एक्सेस माई इसी से अकाउंट लाजमी बहुत बार बोल दिया है बेटा, इसको रीड करो, फिर इसका प्रैक्टिस मटेरियल करेंगे, क्लोज होगी। इस तरह एक चैप्टर चलेगा। बस इस कोर्स में एक चीज मुश्किल है, और वो मुश्किल क्या है कि इसमें 31 चैप्टर्स है। कोर्स लंबा है, टाइम टेकिंग है, वरना तो मजेदार कोर्स है। और अगर इसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लो तो इसका तो हर दिन आप पर एक इंपैक्ट लाएगा ना। आपके बात करने की स्टाइल में, आपकी पब्लिक डीलिंग में इससे इंपैक्ट नजर आना चाहिए। क्लियर है भाई? कोई सवाल? तो बेटा मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, मैकग्रेगर, और फिर ये रिवॉर्ड सिस्टम। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड विद इन द जॉब इटसेल्फ, एक्सट्रिंसिक जो हमें कोई और देता है, फिर एक अच्छा पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब चीजों पर बात। डन है? चल इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।